क्या आपको भी यूपीएससी सीएससी से डर लगता है? यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि ना तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आपको यूपीएससी से डर नहीं लगता है तो जरूर आप किसी गलत ट्रैक और ट्रैप में फंसे हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं CAR के बारे में। ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, जिसको हिंदी में पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहते हैं। इसका एक अन्य दूसरा नाम CRAR होता है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में फुल फॉर्म बताने के लिए कहा था कमेंट बॉक्स में, जो कि आज मैं उसका आंसर देने वाला हूँ। ठीक, तो क्या होता है फुल फॉर्म CRAR का? कैपिटल टू रिस्क वेटेड, ठीक, एसेट्स रेशियो। ठीक है, कैपिटल यहाँ लिखा भी होगा, कोई बात नहीं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। तो ये क्या होता है, इसको एक कंडीशन से समझिए कि क्या होता है। बैंक क्या करता है? बैंक लोन देने का काम करता है। आरबीआई क्या करता है? बैंकों का रेगुलेशन करता है। बैंक क्या करता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा लोन दे देता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जोखिम बढ़ जाता है बैंक के ऊपर और ग्राहक का वित्तीय स्थिति संकट में आ जाता है, जिससे बैंक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और अगर बैंक दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर होगा। तो ये चीजें सामने न आए, इसलिए आरबीआई बैंक को CAR रखने के लिए कहता है। तो ये किस कंडीशन में रखता है ध्यान रखिएगा, और कब रखता है वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके कंसेप्ट से ही इसका फॉर्मूला ड्राइव होगा। ठीक, तो कंसेप्ट क्या है? तो देखिए, बैंक को या फिर वित्तीय संस्था को, ठीक, अपने पूंजी भारित परिसंपत्ति, कौन पूंजी भारित परिसंपत्ति? जोखिम पूंजी भारित परिसंपत्ति। ठीक है, जोखिम भारित परिसंपत्ति के अनुपात में कुछ राशि या फिर कुछ पूंजी बैंक या वित्तीय संस्था को स्वयं के पास रिजर्व सुरक्षित रखना होता है। जिस राशि का यानी CAR का यूज बैंक किसी साख सृजन में या फिर लोन देने में यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कंप्लीटली रिजर्व होता है। क्यों रिजर्व रखता है? क्योंकि अगर वित्तीय दुर्घटना की स्थिति बनती है तो यह एक सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जा सके। ठीक है, अब देखिए, अब इसका कंसेप्ट ये है कि अगर CAR, आरबीआई द्वारा CAR बढ़ा दिया जाता है तो बैंक के पास पूंजी कैपिटल यानी कम हो जाता है। अगर कैपिटल ही कम हो गया बैंक के पास तो वह साख सृजन भी पहले के कंपेयर में कम करेगा। अब जब साख सृजन पहले के कंपेयर में कम कर रहा है तो वित्तीय जोखिम भी पहले के कंपेयर में कम होगा। ठीक है, वो कैसे? तो आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए CAR आरबीआई द्वारा बढ़ाने से पहले की स्थिति में बता रहा हूं। मान लीजिए 100 रुपया है बैंक के पास टोटल पूंजी, पहले 20 रुपया रिजर्व रखना होता था, तो वह 80 रुपये का यूज मार्केट में मनी सप्लाई कर सकता था, यानी 80 रुपया का यूज वो साख सृजन में कर सकता था। लेकिन जब वित्तीय दुर्घटना की स्थिति बढ़ने लगती है और या फिर बैंक के पास जोखिम बढ़ने लगता है तो आरबीआई CAR को बढ़ा देता है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ा देता है। तो जब बढ़ा देता है तो मान लीजिए कितना से कितना कर दिया, पहले 20 था अब 60 रुपया कर दिया। तो आपको पता है कि ना तो पहले 20 रुपया का ये यूज क्या कहते हैं साख सृजन में कर सकता था, और ना ही अब ये जो 60 रुपया कर दिया तो ना ये अब 60 रुपया का यूज साख सृजन में कर सकता है। तो पहले 80 रुपया था इसको बैंक के पास मार्केट में सप्लाई करने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही CAR बढ़ा तो अब बैंक के पास कितना हो गया, 40 रुपया ही मात्र बचा हुआ है मार्केट में सप्लाई करने के लिए, यानी साख सृजन करने के लिए। तो अब ये 40 रुपया ही लोन दे पाएगा कस्टमर को। तो क्या हुआ, पहले कंपेयर में बैंक के पास पूंजी कम हो गया। तो यानी इससे कंसेप्ट क्या निकलता है कि जब CAR बढ़ा हुआ CAR बैंक को रखना होता है तो उसके लिए बैंक को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कंसेप्ट, वो देखिए कि हाँ, इस अनुपात का निर्धारण तो मैं आपको बता दिया हूं कि रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। तो अनुपात का निर्धारण आरबीआई करता है, बैंक स्वयं इस अनुपात यानी CAR का निर्धारण
बैंक स्वयं नहीं करता है, बहुत बारीकी से याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो अनुपात का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय बैंक। तो भारत में कौन करेगा? आरबीआई। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि यूएसए में सीएआर का निर्धारण कौन करेगा, ठीक है। देखिए सीएआर अगर बढ़ गया तो 60 से जन कम हो गया, ये भी कंसेप्ट में बता दिया हूँ। यदि अनुपात बढ़ गया तो बैंकों के पास अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, ये भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है, अधिक पूंजी। नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट ये है बेसल नॉर्म्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको बेसल नॉर्म्स बताया था, BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बताया था, जो कि 1929 का महामंदी जो आया था उसके कारण वो BIS को लाना अनिवार्य लगा, तो वो लाया गया, ठीक है, 1930 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो उसमें मैं आपको बताया था कि बेसल कमेटी जो बना था स्विट्जरलैंड में, बेसल शहर में, वो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि 8%, एक लेवी बना दिया था, एक कैप लगा दिया था कि 8% तक रखेगा। तो उसमें मैं बताया था, उस वीडियो में भी मैं बताया था कि वो अनिवार्य नहीं है कि जो बेसल नॉर्म्स में निर्धारण हो और वो किसी राष्ट्र भी उसी नॉर्म्स को फॉलो करे 100% एज इट इज। तो इसमें ये मैं लिख दिया हूँ, ये पॉइंट बना करके, मुझे लगा कि ये लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन बन जाएगा तो फिर आप लिखा रहेगा तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ लेंगे तो वहां पर टिक हो जाएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बेसल नॉर्म्स है और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बेसल नॉर्म्स है, ये अनिवार्य नहीं है कि दोनों एक साथ लागू हो और दोनों एज इट इज लागू हो। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर बेसल नॉर्म्स मान लीजिए दिसंबर में लागू हुआ 8%, तो देश जरूरी नहीं है कि वो भी दिसंबर में ही 8% लागू करेगा। देश वो मिनिमम है 8%, देश उससे कम नहीं लगा सकता है, ये बात है, लेकिन उससे अधिक बेसल नॉर्म्स देश लगा सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो 8% से कम नहीं रखेगा सीएआर, लेकिन भारत 8% से ज्यादा रख सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। तो अब आपकी बारी है कि ये बताने की, कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में भारत में आरबीआई द्वारा सीएआर का कितना परसेंट निर्धारण किया गया है, ठीक है। अब देखिए, हो गया ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बेसल मानक एक साथ लागू किया जाएगा। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, इसमें ले लीजिएगा, ये आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब देखिए, मैं इसका कंसेप्ट समझा दिया। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पर एक फार्मूला ड्राइव होता है, वो फार्मूला क्या होता है उसको गौर से सुनिए। तो आपको पता है कि बैंक के पास टोटल पूंजी क्या क्या होता है, मैं आपको बेसल नॉर्म्स में भी बताया था, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड। सीएआर का फार्मूला अगर ड्राइव करेंगे तो मैं आपको क्या कंसेप्ट समझाया था कि जोखिम पूंजी भारित परिसंपत्ति के अनुपात में बैंक को कुछ राशि सुरक्षित रखना होता है। तो इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, सीएआर बराबर टायर फर्स्ट कैपिटल, ठीक है, प्लस टायर सेकेंड कैपिटल, यानी कि टायर फर्स्ट कैपिटल ऑफ टायर फर्स्ट प्लस कैपिटल ऑफ टायर सेकेंड अपॉन टोटल जोखिम भारित परिसंपत्ति। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीएआर बराबर टायर फर्स्ट कैपिटल प्लस टायर सेकेंड कैपिटल पूंजी भारित कैपिटल बटा कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति, ठीक है। इतना समझ गए? इतना समझ गए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा जो मैं आपसे पूछा कि यूएसए में सीएआर का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। और अगली बार दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि वर्तमान में सीएआर का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम आपसे मिलेंगे वो मिलेंगे सीडी रेशियो के साथ। ये सीएआर है, सीडी रेशियो के साथ, कैश डिपॉजिट रेशियो के साथ हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए।